welcome back to the channel. It's me Tavneet Kaur and today I am back with another video and today we are going to discuss part 2 of chapter 7 microeconomics class 11. तो आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो आज पार्ट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं जो है लॉस के बारे में. तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर ये हमारा लास्ट पार्ट होगा और इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन फंक्शन वाला आपका कंप्लीट. तो क्या है रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले लेट मी टेल यू कि जब भी आप इकोनॉमिक्स में कभी भी अगर आप इकोनॉमिक्स में लॉस को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ आपको उसकी डेफिनेशन, उसके assumptions, उसकी एक्सपेक्टेशंस प्लस डायग्राम मतलब कर्व और स्केड्यूल बनाना होता है. तो ये 5 चीजें आपको करनी ही करनी है. तो क्या है डेफिनेशन पहले स्टडी करते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. तो डेफिनेशन पे आते हैं. डेफिनेशन इट स्टेट्स दैट as more and more of variable factors are used, as more and more of variable factor is used. तो I hope आप सभी को वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में पता होगा. आप सभी पार्ट 1 देख चुके हैं और अगर नहीं देखो तो लेट मी टेल यू वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं विद द चेंज इन आउटपुट, जो चेंज होते हैं, राइट. तो क्या है जैसे ही इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड, जैसे ही मैं ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स यूज करूंगी अलोंग विद एफएफ मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स. फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से? जो फिक्स्ड रहते हैं, जो चेंज नहीं होते. तो इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे ही मैं ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करूंगी फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ, मतलब ये भी यूज हो रहे हैं और वो भी यूज हो रही है. MP, अब MP क्या है? I hope you all know, right? MP is marginal product. MP of variable factor में initially rise. तो इस जो लॉ है, ये लॉ है ना, यहाँ पर पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंट कि MP जो है वो इनिशियली तो राइज हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए तो वो राइज होगा, इंक्रीज होगा, बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम when MP of variable factor starts declining, जब वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा. तो क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जैसे ही मैं ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करूंगी उसी के साथ साथ MP कुछ टाइम के लिए तो इंक्रीज करेगा, बट एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब MP डिक्रीज करना शुरू कर देगा और नेगेटिव में चले जाएगा. तो आई होप आपको लॉ समझ आ गया. अब आपको यहां से एक और चीज बताती हूँ, इस लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MP. डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना और MP वो आप देख ही सकते हैं कि लॉ में भी स्टेट कर रहा है कि इनिशियली राइज बट इवेंचुअली इट विल डिक्लाइन. कम होगा तो क्या MP. तो इसका दूसरा नेम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MP, राइट. अब करते हैं कुछ assumptions, schedule और curve. चैप्टर कंप्लीट. So assumptions are ratios in which factors of production are combined can be changed. मतलब जिस रेशियो में मैंने उनको कंबाइन किया है वो चेंज हो सकती है. मतलब मैं वेरिएबल फैक्टर्स को कम भी कर सकती हूँ. यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस. क्या होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए. मोस्टली एप्लीकेबल ऑन द एग्रीकल्चरल यूनिट्स. तो ये लॉ ज्यादातर कहाँ पर एप्लीकेबल है? एग्रीकल्चरल यूनिट्स में ये ज्यादा एप्लीकेबल है. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज. तो क्या बोल रहे हैं? टेक्नोलॉजी की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. तो ये हो गई इसकी assumptions. I'm preparing with the schedule. तो अब हमने बनाना है schedule. जल्दी से रिवाइज करते हैं कि लॉ क्या था. लॉ था कि जब हम मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स यूज करते हैं along with the fixed factors. तो फिक्स्ड फैक्टर्स क्या रहेंगे?
वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर को मैंने फिक्स रखा 1 1 1 1, वेरिएबल फैक्टर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको मैंने चेंज किया और क्या था मोर एंड मोर, मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 6 7 एंड 8 ये मैंने ले लिए। अब टीपी और एमपी कैसे निकालना है? सबसे पहले एक छोटी सी चीज बोलूंगी याद रखने के लिए, वो याद रख ली तो आपको स्केड्यूल याद हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, यू कैन प्रिपेयर, बस एमपी याद रख लो, टीपी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना, यू हैव टू स्टार्ट विद लेटर 2 2 3 4 यहां तक याद रख लिया। अब यहां तक तो मैंने याद रख लिया 2 3 4, उसके बाद यहां पे 3, इसके बाद 2 1 0, अब कम कर दिया 0 आ गया। अब 0 के बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव -1। तो एमपी आपको याद रखनी है 2 3 4 इंक्रीज हो रही है, 3 2 1 0 कम नीचे आ रही है और लास्ट में -1। तो एमपी निकालते कैसे थे? एमपी निकालते थे टीपी में से उसको माइनस करके। तो टीपी कैसे निकलेगा? इनको ऐड करके, पहले 2 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 1 15 15 + 0 15 -1 14। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो अब देखते हैं कि इस स्केड्यूल से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस स्केड्यूल को देखकर आपको पता लग रहा है कि 2 से लेकर 4 तक एमपी जब 2 3 4 मतलब 1 2 3 यूनिट्स पर ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, राइट? तो इसको बोला जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न, राइट? इंक्रीज हो रहा था, अब वो डिक्रीज हो रहा है 3 2 1 0, तो इसको बोला जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या बोला जाएगा? डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और ये हमारा आता है फेज 2 और लास्ट में वो क्या हो गया? नेगेटिव भी चला गया, तो इट इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि यहाँ पर 3 चीजें निकल रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न को बोला जाता है फेज 1, डिक्रीजिंग रिटर्न है फेज 2 और नेगेटिव रिटर्न क्या होगा? फेज 3, राइट? तो आपको स्केड्यूल आई होप समझ आ गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बस एमपी याद रख लेनी है कि पहले बढ़ रही है 2 3 4, फिर कम जाएगी 3 2 1 0 और लास्ट में वो नेगेटिव हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर दैट विद इट्स कर्व। अब हमने इसका क्या पढ़ना है? कर्व पढ़ना है। तो कर्व के लिए हम इसका बनाते हैं कर्व y एक्सिस x एक्सिस 0 और इसी के नीचे हमें बनाना है एक और कर्व के लिए डायग्राम x y और 0 और यहाँ पर जो भी मैंने वैल्यूज प्लॉट करनी है वो इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल, पैरेलल। अगर एक यहाँ है तो दूसरी भी यहाँ यहाँ। तो इसके लिए आपको स्केल होना बहुत जरूरी है। आपको पैरेलली लाइंस ड्रॉ करनी है, पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं टीपी। क्या बनाएंगे? टीपी। तो टीपी 2 3 5 9 12 14 15 15 एंड 14। तो यहाँ पर हम बनाते हैं टीपी, यहाँ पर बनाएंगे एमपी। तो आप ध्यान से बनाना और जो इसकी वैल्यूज हमें लेनी है वो इक्वल पैरेलल लेनी है। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, राइट? यहाँ ऐसे, तो एकदम पैरेलल आपको ये लाइंस लेनी है सेकंड ग्राफ के साथ पैरेलली। तो टीपी के टाइम आपकी जो शेप आएगी वो आएगी कुछ तो टीपी के टाइम आपकी जो शेप आएगी वो आएगी कुछ इस तरह से और एमपी के टाइम आपकी शेप आएगी कुछ इस तरह से। एंड मेक श्योर जो आपका पॉइंट है मतलब 2 3 4 है ना, 2 3 1 2 3 तक 1
2 3। तो ये 3 पर जो आपका पॉइंट है वो ऐसे मैच करना चाहिए, सिमिलर एक लाइन में। तो यहां तक आपका क्या चल रहा था, फेज 1, जब वो इंक्रीज हो रहा है। अब फेज 2 जाते हैं 7 पॉइंट तक, 3 के बाद 4 5 6 7, 4 5 6 एंड 7। तो 7 पॉइंट तक आपको ऐसे नोट कर लेना है, और ये आपका हो गया फेज 2, राइट। दोनों इक्वल पैरेलल में। अब जाते हैं 8th लास्ट है, जिसमें आपका एक नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव नीचे चला जाएगा, और दूसरा 14 पे है तो वो ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है। बट 15 यहाँ पर सपोज 15 था पॉइंट, तो 14 उससे नीचे ही होगा, तो एक पॉइंट ये हमेशा नीचे रहता है। तो लास्ट में ये पॉइंट ऐसे आप मार्क कर दोगे, एंड दिस इज योर फेज 3। सो आई होप आपको कर्व स्केड्यूल सब समझ आ गया। कर्व के बाद आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, वो कैसे दोगे कि ओ एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, लेबर लिया है, ओ वाई पे आपने क्या लिया है, टीपी लिया है। फिर आपने फेज 1 2 3 क्या है, फेज 1 है। 4 5 6 7 तक क्या है, फेज 2, और लास्ट क्या है, फेज 3। फेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जब आपकी एमपी इंक्रीज हो रही है। फेज 2 डिक्रीजिंग या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, जब वो डिक्रीज हो रही है। और फेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स, जब वो नेगेटिव में जा रही है। तो स्केड्यूल और डायग्राम को देखकर आप अपनी एक्सप्लेनेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। सो आई होप दिस इज द चैप्टर, ऑल अबाउट द चैप्टर, और इम्पोर्टेंट लॉ था आपको, वो मैंने आपको करवा दिया आज की वीडियो में फिनिश। सो आई होप आपको ये समझ आया, और अगर आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तवनीत कौर स्टडी कॉर्नर